जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल SVN क्लासेज में। रेगुलर क्लासेज अभी स्टार्ट हो गई हैं, तो डेली क्लास देखिए और हैंड रिटेन नोट्स बनाइए, क्योंकि हैंड रिटेन नोट्स जब अपने हाथों से आप खुद लिखते हैं और एक दो बार उस चीज़ को पढ़ लेंगे तो वो चीज़ें ऑटोमेटिक आपके दिमाग में छप जाएंगे और फिर बीच बीच में रिवीजन करते रहेंगे, सारी चीज़ें एकदम क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे भारत शासन अधिनियम 1935। ठीक है, इससे पीछे वाली क्लास में मैंने आप लोगों को भारत परिषद अधिनियम 1909 और भारत शासन अधिनियम 1919 को बताया था डिटेल में। वहाँ पे जब भारत परिषद अधिनियम 1909 को मैं पढ़ा रहा था तो वहाँ पे एक चीज़ छूट गई थी। होता है कभी कभी, मानवीय भूल है, हो जाती है गलती है इंसान से। वहाँ पे जैसे कि हम 1892 वाला जो परिषद अधिनियम था उसमें मैं बताया था कि बजट पर बहस करने का अधिकार दिया गया था और उसके बाद प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया था। पूरक प्रश्न का अधिकार 1892 के भारत परिषद अधिनियम में नहीं दिया गया था। तो जब 1909 वाला भारत परिषद अधिनियम आया तो उसमें पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया, अर्थात प्रश्न के अंदर जो प्रश्न होता है उसको पूछने का अधिकार दिया गया और दूसरे लोकहित मामलों पर बहस या प्रस्ताव लाने का अधिकार दिया गया। तो ये दो चीज़ें ये इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि पूरक प्रश्न पूछने का जो अधिकार दिया गया था वो संवैधानिक विकास के किस अधिनियम के तहत दिया गया था, तो 1909 के तहत ही दिया गया था। तो ये पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार, लोकहित मामलों पर बहस या प्रस्ताव का अधिकार, ये दोनों 1909 का जो भारत परिषद अधिनियम था उसी के तहत दिया गया था। अब यहाँ पे आज हम लोग पढ़ेंगे भारत सरकार अधिनियम 1935। तो सबसे पहले यहाँ पे ये देख लें हम कि इसकी जो पृष्ठभूमि है वो कैसे तैयार हुई। ठीक है, जो भारत सरकार अधिनियम 1935 है इसकी जो पृष्ठभूमि है वो कैसे तैयार हुई। ठीक है, तो इस चीज को हम यहाँ पे देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि 1919 का भारत शासन अधिनियम लाया गया था तो उसी में एक प्रावधान ये भी किया गया था कि 10 वर्ष बाद आयोग का गठन किया जाएगा और जो आयोग का गठन किया जाएगा वो किस लिए किया जाएगा, तो जो 1919 में अधिनियम लाया गया है उसके कार्यों की समीक्षा के लिए एक आयोग का गठन किया जाएगा। तो 1919 में अधिनियम आया था तो इसको तो बनना चाहिए, इस आयोग का गठन होना चाहिए वैसे तो 1929 में, लेकिन 1927 में ही, ये पिछले क्लास में मैं आप लोगों को बता चुका हूं, दोबारा बता रहा हूं इस चीज को, 1927 में साइमन कमीशन आयोग जो था उसका गठन किया गया और ये 7 सदस्यीय आयोग था। ठीक है, सबसे पहले क्या हुआ, 1927 में साइमन कमीशन आयोग का गठन किया गया। ये 7 सदस्यीय आयोग था और इस आयोग में जो सदस्य थे वो, इसके जो सारे सदस्य थे वो अंग्रेज थे। ठीक है, मतलब ये जो आयोग आ रहा था भारत में 1919 के भारत शासन अधिनियम के कार्यों की समीक्षा करने के लिए, उसमें सारे जो सदस्य थे वो अंग्रेज थे और यही वजह है कि इस आयोग को श्वेत आयोग की संज्ञा दी गई। अंग्रेजों को श्वेत बोला ही जाता है, तो उसी बेस पे जब सारे सदस्य अंग्रेज थे तो इसी वजह से इस आयोग को श्वेत आयोग की संज्ञा दी गई। ठीक है, और जब इसमें कोई भारतीय शामिल नहीं था, यही वजह था कि भारतीयों द्वारा इस आयोग के आने का पुरजोर तरीके से विरोध किया गया। ठीक है, और जब विरोध किया गया तो भारत सचिव था उस टाइम कौन, बर्केनहेड था। ठीक, जो भारत सचिव था उस टाइम वो कौन था, बर्केनहेड था। तो बर्केनहेड ने भारतीयों को चुनौती दी कि
ये सारे लोग जो भी विरोध कर रहे हैं, ये लोगों में अगर इतनी क्षमता है तो ये लोग अपना संविधान बना के दिखाएं। और इस चुनौती को स्वीकार करते हुए मोतीलाल नेहरू के अध्यक्षता में एक 10 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया। ठीक है, और इस कमेटी का गठन कब किया गया? 10 अप्रैल 1928 को। ठीक है, नहीं 1928 में नहीं किया गया था, 10 अप्रैल 1928 को इसकी रिपोर्ट आई थी, सॉरी। तो यहां पे क्या किया गया कि बर्किनहेड के चुनौती को स्वीकार करते हुए 10 सदस्यीय मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में नेहरू कमेटी का गठन किया गया और इस कमेटी द्वारा 10 अप्रैल 1928 को रिपोर्ट सौंपी गई। ठीक है, यहां पे क्या हो रहा है, भारत में परिस्थितियां कैसी हैं? तो देखिए, कांग्रेस का हमेशा से शुरू से ही जो मुस्लिम लीग है वो विरोध करती हुई आ रही है और यहां पे भी ये विरोध स्पष्ट तरीके से देखने को मिला कि जैसे ही मोतीलाल नेहरू द्वारा जो समिति का गठन किया गया था 10 सदस्यीय, उसके द्वारा जब 10 अप्रैल 1928 को जब रिपोर्ट सौंपी गई तो इसके विरोध में मुस्लिम लीग ने जिन्ना के थ्रू 14 सूत्री मांग भी अपने प्रस्ताव के तहत रख दिया। ठीक, मतलब नेहरू रिपोर्ट के विरोध में 14 सूत्रीय मांग के नाम से जिन्ना द्वारा मुस्लिम लीग के तहत ये रिपोर्ट सौंपी गई और ये कब सौंपी गई? 29 मार्च 1929 को। ठीक है, ठीक है, तो ये सारी चीजें हो गई। और जो नेहरू रिपोर्ट दी गई थी 10 अप्रैल 1928 को, 3 बार हम डेट को मेंशन कर चुके हैं। ठीक है, वैसे डेट एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बार बार सुनेंगे तो ये चीजें याद हो जाएंगी आपको। ठीक है, तो यहां पे जब ये सारी मांगे रख दी गई सामने नेहरू रिपोर्ट के माध्यम से और मुस्लिम लीग के माध्यम से जो जिन्ना था उसके थ्रू, तो यहां पे उसी चीज पे चर्चा करने के लिए 3 गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया, 1930 में, 1931 में और 1932 में। ठीक है, इन्हीं सारी मांगों को ध्यान में रखते हुए एक संवैधानिक चर्चा के उद्देश्य से ब्रिटेन में 3 गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया। ठीक, जब गोलमेज सम्मेलन समाप्त हुआ तो ब्रिटिश सरकार द्वारा अंततः 1933 में परिणाम स्वरूप गोलमेज सम्मेलन के एक श्वेत पत्र के द्वारा नए संविधान की रूपरेखा प्रस्तुत की गई। ठीक है, ब्रिटिश सरकार द्वारा 1933 में गोलमेज सम्मेलन के बाद श्वेत पत्र के माध्यम से नए संविधान की क्या की गई? रूपरेखा प्रस्तुत की गई। ठीक है, और जब इस रूपरेखा को प्रस्तुत किया गया तो इस पर विचार विमर्श करने के लिए लिनलिथगो की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया। ठीक है, लिनलिथगो की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया और उस कमेटी के रिपोर्ट के आधार पर भारत शासन अधिनियम 1935 को लाया गया। ठीक है, हमने क्या बताया आपको कि 7 सदस्यीय साइमन आयोग का गठन किया गया, उसमें सारे सदस्य अंग्रेज थे, इसी वजह से इसको श्वेत आयोग की संज्ञा दी गई। इसके बाद भारतीयों द्वारा इसका पुरजोर विरोध किया गया। विरोध करने के फलस्वरूप जो भारत सचिव था कौन? बर्किनहेड, उसके द्वारा भारतीयों को चुनौती दी गई कि भारतीय अपना संविधान खुद बना के दिखाएं और इस चुनौती को स्वीकार करते हुए मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक 10 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया और इस कमेटी के द्वारा 10 अगस्त 1928, सॉरी हम लग रहा है अप्रैल बोले हैं पीछे, 10 अगस्त 1928 को ये इस कमेटी द्वारा रिपोर्ट सौंपी गई और इसी रिपोर्ट के विरोध में मुस्लिम लीग द्वारा भी जिन्ना के तरफ से 14 सूत्री मांग को भी रखा गया और इन सारी चीजों पर चर्चा करने के लिए ब्रिटेन में 3 गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया और उसके बाद श्वेत पत्र के माध्यम से ब्रिटिश सरकार द्वारा 1933 में नए संविधान की रूपरेखा प्रस्तुत की गई और उस पर विचार करने के लिए लिनलिथगो की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया और उस कमेटी के रिपोर्ट के आधार पर भारत शासन अधिनियम 1935 बना। ठीक है, और
जब ये भारत शासन 1900 अधिनियम 1935 बना था तो इसमें 321 आर्टिकल थे, 10 अनुसूचियां थी और 14 भाग थे, अर्थात ये बहुत बड़ा अधिनियम था। ठीक है, और भारतीय संविधान पर अगर भारतीय संवैधानिक इतिहास की दृष्टि से देखेंगे तो ये माना जाता है कि भारतीय जो संविधान है उसमें सबसे ज्यादा अगर किसी अधिनियम का प्रभाव माना जाता है तो भारत शासन अधिनियम 1935 का माना जाता है। ठीक है, तो ये चीजें हो गई। अब इसमें प्रावधान क्या क्या थे उन सब चीजों को हम लोग पढ़ेंगे। इसकी पृष्ठभूमि कैसे तैयार हुई ये चीज भी आप लोग ध्यान में रखेंगे, ताकि अगर मेंस में कहीं आंसर राइटिंग लिखने को आता है तो आप लोग वहां पे अच्छे से इस चीज को डिस्कस कर पाएंगे। अब इसमें क्या क्या प्रावधान थे इन सारी चीजों को हम क्या करेंगे देखेंगे। एक सेकंड, देखिए प्रावधान। इसमें जो पहला प्रावधान था, ठीक है, उसमें यह कहा गया कि भारत में एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना की जाएगी। क्या किया जाएगा? भारत में एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना की जाएगी। इसका मतलब क्या है कि पूरे भारत को एक संघ के थ्रू रखा जाएगा, अर्थात एक संघ के रूप में गठित किया जाएगा। और उस संघ बनाने में, अखिल भारतीय संघ में कौन कौन लोग शामिल होंगे? तो जो 11 ब्रिटिश प्रांत थे उनको शामिल किया जाएगा, 6 कमिश्नरी क्षेत्र थे उस टाइम उनको शामिल किया जाएगा, और देशी रियासतों को। लेकिन यहां पे क्या किया गया कि देशी रियासतों को शामिल होने वाला जो ऑप्शन था वो वैकल्पिक बना दिया गया। मतलब क्या है कि अगर देशी रियासतें चाहे तो शामिल हो सकती हैं और नहीं चाहे तो नहीं शामिल हो सकती हैं, उनकी इच्छा के ऊपर पूर्णतया निर्भर है। तो यहां पे जब अखिल भारतीय संघ बनाने की बात आई और ब्रिटिश प्रांत, कमिश्नरी और देशी रियासतों को शामिल किया गया, तो उसमें जब देशी रियासतों को यह बता दिया गया कि आप चाहे तो शामिल हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं, तो देशी रियासतों ने इसका खुले तौर पे विरोध किया। ठीक है, और विरोध किया और देशी रियासतें इस अखिल भारतीय संघ में शामिल नहीं हुई। ठीक है, और जब शामिल नहीं हुई तो यहां पे अखिल भारतीय संघ का निर्माण नहीं हो सका। ठीक है, यहां पे क्या हुआ? अखिल भारतीय संघ गठित करने का प्रावधान तो लाया गया, लेकिन अंततः परिणाम क्या निकला कि इसका गठन नहीं हुआ। और इसका गठन क्यों नहीं हो पाया? तो सीधा सा जवाब है कि देशी रियासतों ने इसका विरोध किया और देशी रियासतें इस अखिल भारतीय संघ में शामिल नहीं हुई। तो यह पहला प्रावधान था इसमें। ठीक है, तो इसमें क्या लिखेंगे हम? अखिल भारतीय संघ की स्थापना। आप लोग नोट्स बनाते चलेंगे साथ ही साथ। अखिल भारतीय संघ की स्थापना ये पूरा लिख लेंगे आप लोग। अखिल भारतीय संघ की स्थापना, इसमें किसको किसको शामिल किया गया? तो ब्रिटिश प्रांत थे, कितने? 11 थे उस टाइम। कमिश्नरी क्षेत्र थी, कमिश्नरी क्षेत्र थे कितने? 6। और उसके बाद देशी रियासतें, देशी रियासतें, हालांकि ये उसमें शामिल नहीं हुई थी, हम क्रॉस का चिन्ह लगा दे रहे हैं, आप लोग समझ जाएंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें हुई। अब इसके बाद इसमें जो अगला प्रावधान किया गया तो ये किया गया कि केंद्र में द्वैध शासन लाया गया। ठीक है, केंद्र में क्या लाया गया? द्वैध शासन लाया गया। इससे पहले वाले जब एक्ट में भारत शासन अधिनियम 1919 को हम लोग पढ़े थे तो वहां पे मैं आप लोगों को बताया था कि उस अधिनियम के तहत प्रांतों में द्वैध शासन को लागू किया गया था। ठीक है, लेकिन यहां पे क्या किया गया कि प्रांतों में जो द्वैध शासन था उसको समाप्त कर दिया गया और उसी द्वैध शासन को केंद्र में लागू कर दिया गया।
ठीक है। अब जब केंद्र में लागू किया गया तो यहां पे भी दो विषय बांट दी गई, क्योंकि द्वैध का मतलब क्या होता है, द्वैध का मतलब ही दो होता है, तो दो विषयों के तहत शासन किया जाना स्वीकार किया गया। इसमें आरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय, ठीक है। आरक्षित विषय जो था, आरक्षित विषय में महत्वपूर्ण विषय जैसे रक्षा हो गया, राजस्व हो गया, धर्म हो गया, विदेशी मामले हो गए, ये सारी चीजें जो थी ये आरक्षित विषय के अंतर्गत शामिल की गई, ठीक है। और इस पे जो विधि बनाने का शक्ति प्रदान किया गया या विधि बनाने की जो शक्ति प्रदान की गई वो वायसराय और उसकी कार्यकारिणी द्वारा प्रदान की गई, ठीक है। और यहां पे एक चीज ये भी कर दिया गया कि ये जो वायसराय और उसकी कार्यकारिणी द्वारा जो विधि बनाई जाएगी ये लोग ब्रिटिश सरकार के प्रति जवाबदेह होंगे, ठीक है। तो आरक्षित विषय पे ये प्रावधान किया गया। उसके बाद हस्तांतरित विषय की बात आती है। जब हस्तांतरित विषय की बात आती है तो यहां पे जो हस्तांतरित विषय पे विधि बनाने का जो अधिकार दिया गया वो वायसराय को मंत्रिपरिषद की सहायता से दिया गया, ठीक है। और यहां पे जो वायसराय और मंत्रिपरिषद दोनों मिलके जो विधि का निर्माण करेंगे और ये दोनों लोग मतलब वायसराय और उसकी मंत्रिपरिषद विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होंगे। तो यहां पे देखिए शासन को दो भागों में बांटा जा रहा है। एक लोग जो वायसराय और उसकी कार्यकारिणी है जो आरक्षित विषय पे कानून बना रहे हैं वो ब्रिटिश सरकार के प्रति जवाबदेह हैं, और जो हस्तांतरित विषय पे कानून बना रहे हैं या विधि बना रहे हैं वो जो केंद्रीय विधानसभा का गठन हम आपको बता चुके हैं वो उसके प्रति उत्तरदायी थे। तो ये चीजें हो गई, तो इसको हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। यहां पे जो दूसरा प्रावधान किया गया, केंद्र में द्वैध शासन, द्वैध शासन, ठीक है। और यहां पे दो विषयों का जिक्र किया गया, आरक्षित और हस्तांतरित, ठीक है। आरक्षित विषय में किसको रखा गया, रक्षा हो गया, राजस्व हो गया, विदेशी मामले हो गए और धर्म से संबंधित मामले जो थे, मतलब जो भी महत्वपूर्ण विषय थे वो आरक्षित विषय में शामिल कर दिए गए और बाकी जो कम महत्वपूर्ण दृष्टिगत थे उनको हस्तांतरित विषय में रख दिया गया, ठीक है। उसके बाद इसको हम बताए हैं आप लोगों को कि वायसराय और उसकी कार्यकारिणी द्वारा, ठीक है, कार्य लिख दे रहे हैं तो आप लोग इसको कार्यकारिणी समझ लीजिएगा, बनाया गया, मतलब का विधि बनाने का अधिकार था। और यहां पे जो विधि बनाने का अधिकार था वो वायसराय और मंत्रिपरिषद के सलाह पर, ठीक है। और यहां पे ये विधानसभा के प्रति उत्तरदायी थे, और ये किसके प्रति उत्तरदायी थे, ब्रिटेन सरकार के प्रति, ठीक है, ब्रिटेन सरकार के प्रति। तो ये चीजें हो गई, ठीक है। अब यहां पे जो अगला प्रावधान किया गया यहां पे वो क्या किया गया, प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त, द्वैध शासन समाप्त, और प्रांतों को स्वायत्त कर दिया गया, प्रांतों को स्वायत्त बना दिया गया, ठीक है। मतलब क्या है, मतलब यही है कि जो प्रांतों में द्वैध शासन चल रहा था पिछले अधिनियम के प्रावधानों के तहत उसको समाप्त कर दिया गया, और जो यहां पे प्रांतों को स्वायत्त कर दिया गया। मतलब क्या है, स्वायत्त करने का मतलब क्या है, यहां पे प्रांतों को स्वायत्त करने का मतलब यही है कि प्रांतों के लिए जो विधि का निर्माण होगा वो कौन बनाएगा, प्रांतीय सरकार के द्वारा किया जाएगा और उसमें केंद्र का हस्तक्षेप नहीं होगा। स्वायत्त का मतलब क्या है कि प्रांतों को स्वतंत्र कर दिया गया है, और स्वतंत्र का मतलब यही हुआ कि कोई प्रांतों में हस्तक्षेप न करे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो प्रांतों में विधि बनाने का कार्य होगा वो प्रांतीय सरकार के द्वारा किया जाएगा, ठीक है। और इसके बाद
इसमें बताया गया कि केंद्र इसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा और जो प्रांतीय गवर्नर होते थे, प्रांतीय जो गवर्नर होते थे, प्रांतों के गवर्नर, अब वो वायसराय के अधीन नहीं रहेंगे, वो ब्रिटेन सरकार के क्या होंगे, प्रतिनिधि होंगे। ये प्रावधान कर दिया गया। ठीक है, तो यहां पे क्या किया गया, इसको पूरा बता ही लेते हैं तब लिखवाते हैं। ठीक है, यहां पे ये चीजें हो गई। उसके बाद जब प्रांतों को स्वतंत्र कर दिया गया, स्वायत्त कर दिया गया, तो यहां पे प्रांतीय चुनाव की घोषणा की गई। ठीक है, क्योंकि प्रांतों में जो विधि बनाने का कार्य है वो प्रांतीय सरकार करेगी, तो सरकार का चुनाव कैसे, सरकार किसको चुनेंगे हम, तो उसके लिए प्रांतीय चुनाव कराए गए। कब कराए गए, प्रांतीय चुनाव ये कब कराए गए, 1937 में। ठीक है, ठीक, 1937 में प्रांतीय चुनाव कराए गए। और जब प्रांतीय चुनाव कराए गए तो 11 प्रांतों में चुनाव कराया गया था। जैसे हम बता चुके हैं ऊपर कि ब्रिटिश प्रांत कितने थे, 11 थे। ठीक है, तो 11 प्रांतों में चुनाव कराया गया। और जब चुनाव के नतीजे आए तो 1585 सीटों पे चुनाव कराया गया था और उसमें से 711 सीटें जो हैं वो कांग्रेस को प्राप्त हुई। कब, जब 1937 में प्रांतीय चुनाव कराया गया। और 5 राज्यों में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिला। आप लोग सारी चीजें नोट करते रहेंगे। ठीक है, अगर ये सोचेंगे कि हम बता लें उसके बाद फिर लिखवाएं तो क्लास लंबी हो जाएगी बिना मतलब के। ठीक है, तो आप लोग साथ ही साथ नोट करते रहेंगे। देखिए, एक ही चीज को मैं 2-2, 3-3 बार बता रहा हूं। ठीक, प्रांतीय चुनाव कराया गया और 1585 सीटों पे चुनाव कराया गया, जिसमें से 711 सीटों पर कांग्रेस को विजय हासिल हुई। और 5 राज्यों में कांग्रेस को बहुमत मिला। ठीक है, 5 राज्यों में क्या हुआ, कांग्रेस को बहुमत मिला, लेकिन कांग्रेस 6 राज्यों में सरकार बनाई, अर्थात एक राज्य में कांग्रेस द्वारा मिलीजुली सरकार बनाई गई। ठीक है, तो ये चीजें हो गई। अब यहां से सरकार का प्रांतों में गठन हो चुका है। और जब बंगाल की बात आती है कि बंगाल में कभी कभार पूछ देता है कि बंगाल में किस पार्टी की सरकार थी 1937 के प्रांतीय चुनाव में, तो वहां पे कृषक प्रजा पार्टी की सरकार थी और पंजाब में यूनियनिस्ट पार्टी की सरकार थी। ठीक है, ये चीजें आप लोगों को जानते रहिए। ठीक है, बहुत ज्यादा जरूरी चीज नहीं है लेकिन फिर भी हम बता देते हैं, अब बात आई है तो। और यहां पे संयुक्त प्रांत था एक, जहां पे कांग्रेस की ही सरकार थी और संयुक्त प्रांत में कांग्रेस की सरकार थी। ठीक है, और कांग्रेस की जो सरकार थी तो यहां पे सीएम किसको बनाया गया, गोविंद बल्लभ पंत, गोविंद बल्लभ पंत को बनाया गया। उसके बाद यहां पे केएन काटजू को विधि एवं न्याय मंत्री बनाया गया। किसके परिप्रेक्ष्य में हम ये बातें कर रहे हैं, संयुक्त प्रांत वर्तमान में इसी को हम उत्तर प्रदेश के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो उस टाइम उत्तर प्रदेश को संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था। तो ये विधि एवं न्याय मंत्री थे, कौन, केएन काटजू। और जो वित्त मंत्रालय था वो किसके पास आया था, वित्त मंत्रालय रफी अहमद किदवई। ठीक है, तो यहीं से कंसेप्ट आता है कि कभी कभार देखते हैं कि यूपी स्पेशल में पढ़ाया जाता है तो वहां पे बताया जाता है कि उत्तर प्रदेश के प्रथम सीएम कौन थे, तो गोविंद बल्लभ पंत, यहीं से उनको डिकोड किया जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हो गई। अब जब यहाँ पे कांग्रेस की सरकार 6 राज्यों में बनी और 28 महीने तक कांग्रेस द्वारा शासन किया गया था। ठीक है, 28 महीने तक कांग्रेस द्वारा शासन किया गया। उसके बाद 1939 में क्या हुआ, 1939 में सारी चीजें नोट करते रहेंगे। 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्ट हो गया। ठीक है, 1939 में जब द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्ट हो गया तो भारतीयों को बिना बताए ही ब्रिटेन द्वारा उस युद्ध में झोंक दिया गया। ठीक है, कि भारतीय भी ब्रिटेन की तरफ से युद्ध में शामिल होंगे। और इन्हीं सारी चीजों से नाराज होकर कांग्रेस द्वारा मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दे दिया गया
अक्टूबर 1939 में कांग्रेस द्वारा जो भी सरकारें चल रही थी, सारी सरकारों से कांग्रेस द्वारा त्याग पत्र दे दिया गया। और जब त्याग पत्र दे दिया गया तो 22 दिसंबर 1939 को क्या हुआ, मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया। मुक्ति दिवस कौन मनाया? मुस्लिम लीग ने। और इस मुस्लिम लीग के साथ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी द्वारा भी मुक्ति दिवस मनाया गया था। ठीक है, क्योंकि मुस्लिम लीग हमेशा से ही कांग्रेस के विरोध में रह रही थी। तो यहां पे जब कांग्रेस द्वारा सरकार से त्याग पत्र दिया गया प्रांतों से, तो वही मुस्लिम लीग द्वारा 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, और ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है, का मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया गया था। हालांकि ये हिस्ट्री का विषय है, लेकिन यहाँ पे ये चुनाव के बारे में बताने का सिर्फ और सिर्फ उद्देश्य था, इसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करवाने के लिए। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि इसमें अगला प्रावधान क्या किया गया। ठीक है, 3 प्रावधान हम आप लोगों को बता चुके हैं। ठीक है, जब 3 प्रावधान बता चुके हैं तो इसमें अगला प्रावधान बताएंगे कि क्या हुआ। तो देखिए, इसमें जो अगला प्रावधान किया गया वो शक्तियों का विभाजन किया गया। अर्थात क्या है, यहां पे 3 प्रकार की सूचियां बनाई गई। एक संघ सूची हो गई, जैसा कि आप लोग देखते हैं कि हमारे भारतीय संविधान में 3 प्रकार की सूचियां बनाई गई हैं, जैसे संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ठीक है, तो इसी बेस पे ये सारी चीजें कहां से, अब पहले कहां किस एक्ट से ली गई हैं, तो आप कह सकते हैं कि 1935 के भारत शासन अधिनियम से ली गई है, जो शक्तियों का विभाजन वर्तमान में भी हमारे संविधान में शामिल किया गया। तो यहां पे संघ सूची, प्रांत सूची और समवर्ती सूची बनाई गई। संघ सूची में 59 विषय रखे गए, प्रांत सूची में 54 विषय रखे गए और समवर्ती सूची में 36 विषय रखे गए। संघ सूची पे जो कानून बनाने का अधिकार दिया गया वो संघ को दिया गया। प्रांत सूची पे विधि बनाने का जो अधिकार दिया गया वो प्रांतों को दिया गया। और जो समवर्ती सूची थी उस पे संघ और प्रांत दोनों को पावर दी गई बनाने के लिए। उसके बाद वर्तमान में भी देखेंगे हमारा जो भारतीय संविधान है तो इसमें एक अवशिष्ट शक्तियां हैं और वो केंद्र में निहित होती है। तो इसी के बेस पे 1935 में भी अवशिष्ट शक्तियां जो थी वो वायसराय को दी गई थी। ठीक है, मतलब हम कह सकते हैं कि ये सारी चीजें जो वर्तमान में हमारे भारतीय संविधान में परिलक्षित होती हैं वो सारी चीजें भारत शासन अधिनियम 1935 से कहीं ना कहीं प्रेरित है। ठीक है, तो यहां पे हम लोगों ने शक्तियों के विभाजन की बात किया। शक्ति विभाजन, शक्ति विभाजन, इसमें 3 सूची, संघ, उसके बाद प्रांत और उसके बाद समवर्ती। ठीक है, इसमें 59, इसमें 56 नहीं 54 यहाँ पे सॉरी, और यहाँ पे 36। इस पे संघ को अधिकार दिया गया, इस पे प्रांत को दिया गया और इस पे दोनों को दिया गया। ठीक है, इस पे विधि बनाने का अधिकार दोनों को दिया गया। और जो अवशिष्ट शक्तियां थी, लिख लेंगे आप लोग, जो अवशिष्ट शक्तियां थी उस पे जो विधि बनाने का अधिकार दिया गया वो किसको दिया गया? वायसराय को दिया गया। इसके बाद इसमें जो अगला प्रावधान है उसको हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें जो अगला प्रावधान किया गया वो संघीय न्यायालय के स्थापना की बात की गई। जब अखिल भारतीय संघ का निर्माण की बात इस अधिनियम में की गई तो उसी चीज को ध्यान में रखते हुए एक संघीय न्यायालय की स्थापना की बात की गई और उसकी जो स्थापना है वो दिल्ली में की गई। ठीक है, और दिल्ली में की गई तो इसके जो पहले चीफ जस्टिस थे अर्थात मुख्य न्यायाधीश थे वो मॉरिस ग्वेयर थे। ठीक है, और ये जो संघीय न्यायालय की स्थापना की गई दिल्ली में उसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 6 न्यायाधीशों को शामिल किया गया था। और उन 6 न्यायाधीशों में 2 भारतीयों को शामिल किया गया था, जस्टिस M.R. जयकर जी को और जस्टिस M.S. सुल्तान को।
मतलब इन 2 लोगों को, उन 6 में से 2 भारतीयों को भी शामिल किया गया था। तो यहां पे हम लोग संघीय न्यायालय की बात करेंगे, ठीक है। संघीय न्यायालय, तो यहाँ पे इसकी स्थापना कहाँ की गई? दिल्ली में की गई। और इसमें एक चीफ जस्टिस सीजे कौन थे? ग्वेयर थे, मॉरिस ग्वेयर थे, हम साइड में लिख दे रहे हैं। और 6 न्यायाधीश थे, और उन 6 में 2 भारतीय थे। और वो 2 भारतीय कौन थे? आप लोग नाम लिख लीजिए, जस्टिस एम.आर. जैकब और जस्टिस एम.एस. सुल्तान, ठीक है। ये चीजें यहां पे हुई। उसके बाद इसमें क्या किया गया, आगे हम देख रहे हैं, ठीक है, कि आगे के प्रावधान में इसमें क्या किया गया। तो इसमें एक प्रावधान और किया गया कि भारत से बर्मा को अलग कर दिया गया। इसी अधिनियम के तहत बर्मा को अलग कर दिया गया। ये 6वां प्रावधान था, ठीक है। भारत को बर्मा से अलग कर दिया गया, ठीक है। ये सारी चीजें हो गई। उसके बाद इसमें एक और प्रावधान किया गया कि भारत परिषद को समाप्त कर दिया गया, ठीक है। भारत परिषद को समाप्त कर दिया गया। क्रॉस का चिन्ह क्या मतलब? समाप्त कर दिया गया। लेकिन भारत सचिव का जो पद था उसको अभी नहीं हटाया गया। इसमें लिख लेंगे, भारत सचिव का जो पद है वो बरकरार रहा, पद समाप्त नहीं हुआ, समाप्त नहीं हुआ, ठीक है। तो ये हो गया भारत शासन अधिनियम 1935। इसमें इसकी पृष्ठभूमि मैंने आप लोगों को बताया कि साइमन कमीशन आयोग के गठन के बाद सारी चीजें जो भी घटित हुई उसको 2 बार मैं इसी लेक्चर में 2 बार आप लोगों को बता चुका हूं। और उसके बाद इसमें कौन कौन से प्रावधान किए गए, तो इसमें जो पहला प्रावधान किया गया वो क्या किया गया? इसमें पहला प्रावधान अखिल भारतीय संघ की स्थापना की बात की गई, जिसमें 11 ब्रिटिश प्रांत, 6 कमिश्नरी क्षेत्र और देशी रियासतों को शामिल करने की बात की गई। हालांकि देशी रियासतों के शामिल होने का जो विचार था उसको वैकल्पिक बना दिया गया। उसके बाद केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना की गई, और द्वैध शासन में 2 विषयों के तहत शासन किया गया, आरक्षित विषय, हस्तांतरित विषय, ये भी बता चुका हूं। उसके बाद प्रांतों में जो 1919 में द्वैध शासन लगा था उसको समाप्त कर दिया गया। अब प्रांतों में स्वायत्तता लागू कर दी गई और प्रांतों में चुनाव हुए। ये सारी चीजें मैं आप लोगों को बता चुका हूं। उसके बाद जब प्रांतीय चुनाव हो गया, मुक्ति दिवस के बारे में भी हमने बात किया। उसके बाद शक्तियों की विभाजन की बात की गई, तो मैंने बताया आप लोगों को कि संघ सूची, प्रांत सूची और समवर्ती सूची, ये 3 सूचियों के तहत संघ सूची में 59 विषय, प्रांत सूची में आपका 54 विषय और समवर्ती सूची में 36 विषयों को शामिल किया गया। संघ सूची पे संघ को कानून बनाने का अधिकार दिया गया, प्रांत सूची पर प्रांतीय सरकार को कानून बनाने का अधिकार दिया गया, और उसके बाद समवर्ती सूची पर संघ और प्रांत दोनों को अधिकार दिया गया बनाने का। और जो अवशिष्ट शक्तियां थी उस पर जो विधि बनाने का अधिकार दिया गया वो वायसराय को दिया गया। इसके बाद मैंने आप लोगों से बात की संघीय न्यायालय की। संघीय न्यायालय की स्थापना 1937 में की गई थी, दिल्ली में की गई थी, और इसका जो पहला चीफ जस्टिस था वो मॉरिस ग्वेयर को बनाया गया था, और 1 मुख्य न्यायाधीश और 6 अन्य न्यायाधीश थे इस संघीय न्यायालय में। और इन 6 न्यायाधीश जो थे उसमें 2 भारतीय, जस्टिस एम.आर. जयकर और जस्टिस एम.एस. सुल्तान को शामिल किया गया। उसके बाद मैंने बताया कि आप लोगों को कि भारत परिषद को समाप्त कर दिया गया, और भारत परिषद को तो समाप्त कर दिया गया लेकिन भारत सचिव का पद बरकरार रहा। उसके बाद मैंने ये भी बताया कि भारत को बर्मा से जो अलग करने का प्रावधान लाया गया या अलग किया गया तो इसी भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत किया गया, ठीक है। और इसी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण कथन है जो बार बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और पूछे जाते हैं और पूछे जाते रहेंगे, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कोटेशन है। तो इसको हम लोग यहाँ पे 2 ही 3 है उसको देख लेते हैं, ठीक है।
देखिए, इसमें जो जवाहरलाल नेहरू थे, JL नेहरू, इनके द्वारा बोला गया था किसके संबंध में, भारत सरकार या भारत शासन अधिनियम 1935 के संबंध में, कि यह अनेक ब्रेकों वाली इंजन रहित गाड़ी है, इंजन रहित गाड़ी है। ठीक है। और गुलामी का अधिकार पत्र, इसी को भारत शासन अधिनियम गुलामी का अधिकार पत्र, ये दोनों चीजें जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ही बोली गई। किसके संबंध में, भारत सरकार अधिनियम 1935 के संबंध में। इंजन रहित गाड़ी क्यों बोला गया था, क्योंकि जो भारत सरकार अधिनियम 1935 लाया गया था यह प्रस्तावना विहीन था। ठीक है, यही वजह थी कि इसको अनेक ब्रेकों वाली इंजन रहित गाड़ी बोला गया था। उसके बाद जिन्ना ने इसे पूर्णतः सड़ा और मूल रूप से बुरा कह के संबोधित किया था। तो ये भारत सरकार अधिनियम 1935 के संबंध में महत्वपूर्ण उक्तियां हो गई जो बोली गई हैं। और इसके बाद हम लोग आगे की क्लास में पढ़ेंगे कि भारत के संविधान का निर्माण कैसे हुआ, उस चीज बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। आज के क्लास में सिर्फ इतना ही। अगर मेहनत अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर भी करिए, ताकि मुझे भी एनर्जी मिलती रहे और मैं रेगुलर बेसिस पे आप लोगों के बीच क्लास को लाता रहूं। ठीक है, धन्यवाद।